2601 रात्रि गाइड। जल्द ही सनी ने खुद को जेट के निजी बगीचे के पास मेनमास्ट पैगोडा की ऊपरी मंजिल पर एक विशाल कक्ष की छाया में छिपा हुआ पाया। जेट खुद एक कुर्सी पर पीठ टिकाए अपने पीले दीप्तिमान चेहरे पर एक सुकून भरे भाव के साथ खिड़की से बाहर देख रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और कुछ क्षण बाद दरवाजा खुल गया और कुछ परिचित चेहरे सामने आए। नेव, ब्लडवेव और एथर, गिरे हुए हाउस ऑफ नाइट्स के आखिरी संत। सनी आखिरी संत को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन उसने उस असाधारण युवक के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी थीं, जो कभी एक महान कुल का सबसे होनहार वंशज हुआ करता था। खैर, तकनीकी रूप से कहें तो संत एथर अब उतने जवान नहीं रहे। अगर उन्हें जवान माना जाता था तो सनी को भी, और सनी को बिल्कुल भी जवान नहीं लगता था। बस उन्हें बुरा महसूस होता था। उन्हें लगता था कि इस सब बकवास को झेलने के लिए वह बहुत बूढ़े हो गए हैं। मुझे अचानक मिराज सिटी में होमिसाइड डिवीजन के कप्तान के लिए दुख हो रहा है। उम्र के साथ उसका संदिग्ध संबंध संभवतः एक ही समय में 7 जीवन जीने और उसकी आत्मा में मृत छायाओं की एक सेना को समाहित करने का परिणाम था। वह और अनगिनत भूले हुए वर्ष जो उसने एरियल के मकबरे में बिताए थे। बहरहाल, हाउस ऑफ नाइट को सरकार में शामिल कर लिया गया था और अब वह उसकी सेना का हिस्सा था। इसलिए ये 3 गौरवशाली लिगेसी सेंट जेट के अधीनस्थ थे, जो एक अच्छी बात थी, क्योंकि वे वीवर द्वारा रात्रि आकाश में छोड़ी गई पहेली को सुझाने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे। हाउस ऑफ नाइट के अन्य जीवित सदस्य भी थे जिन्हें नाइटवॉकर्स की उपाधि प्राप्त थी, लेकिन उनमें से कोई भी इन तीनों जितना शक्तिशाली और ज्ञानी नहीं था। जेट मुस्कुराया। सज्जनों, कृपया बैठिए। उन्होंने ज़रूर पहले हुए उस दिव्य अग्निकांड को देखा होगा, इसलिए चर्चा को टालने का कोई मतलब नहीं था। सनी ने अपनी जिज्ञासा को बमुश्किल दबाया, लेकिन जेट के विषय पर बात शुरू करने से पहले ही ब्लडवेव ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या ये सच है, सोल रीपर? उसने उसकी तरफ देखा और भौहें चढ़ा दी। आखिर तुम क्या कह रहे हो? तीनों संत एक दूसरे को देखने लगे। आखिरकार नेव ही बोला, उसकी आवाज़ भी अपने चाचा जितनी ही चिंतित थी। वह राक्षस कहीं का नहीं मॉडरेट। क्या अफवाहें सच हैं? वह अब सर्वोच्च है और लेडी नेफिस ने उसके साथ सौदा किया है। लगता था अफवाहें नाइट गार्डन तक पहुंच चुकी थीं। परछाई में छुपकर सनी ने आह भरी। वह खुद भी मानव क्षेत्र और मॉडरेट के बीच के असहज गठबंधन से असहज था। कुछ ही लोग शून्य के राजा पर भरोसा करते थे, लेकिन उसके दुष्ट तरीकों से किसी को भी उतना नुकसान नहीं हुआ था जितना कि रात्रि के घर के बचे हुए सदस्यों को हुआ था। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वे सर्वोच्चता के सिंहासन पर उसके आरोहण की खबर से नाखुश होते। उसके और चेंजिंग स्टार के बीच हुए समझौते की तो बात ही छोड़ दीजिए। जेट ने तटस्थ भाव से रात्रि के संतों का अध्ययन किया, फिर कंधे उचका दिए। ये सच है, वे निराश थे। यहाँ तक कि एथर, जो आमतौर पर लगभग बेदाग शिष्टाचार बनाए रखता था, उसके चेहरे पर भी भावनाएं उभर आईं। ये कैसे हो सकता है? कमरे की हवा तनाव के कारण काफी ठंडी और भारी हो गई थी। जेट ने एक लंबी आह भरी, फिर उदास भाव से उनकी ओर देखा। क्यों? तुम उससे क्या करवाना चाहते थे? वह पीछे झुक गई और अपनी टांगें पार कर लीं। क्या आप चाहते थे कि वह एक नया युद्ध शुरू करे? गॉडग्रेव में हुई गड़बड़ी को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीमों के बीच एक और युद्ध ही वह है जिसकी हमें ज़रूरत है। नेव ने भौहें चढ़ाईं। ये चीज़ों को देखने का बहुत ही बेरुखी भरा नजरिया है, जेट। तुम जानते हो उस आदमी ने क्या किया है हमारे साथ और पूरी मानवता के साथ भी। लेडी नेफिस उस पर भरोसा नहीं कर सकती। उसे जड़ से मिटा देना चाहिए। जेट उदास होकर मुस्कुराया। मुझे पता है, नेव, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वह अमर है, सर्वोच्च है, दिव्य पहलू रखता है और लाखों वाहिकाओं में निवास करता है। उसे कौन मिटाएगा? तुम, मैं, या तुम चाहती हो कि नेफिस उसे किसी तरह मार डाले जबकि हम किनारे से उसका उत्साहवर्धन करते रहें? नेव ने अपने दांत पीस लिए, कोई जवाब न पा सका। उस सन्नाटे में ब्लडवेव अपनी गहरी आवाज में बुदबुदाया, क्या यह इतनी बड़ी बात है? उसने पहले भी 2 सुप्रीमों को मार डाला था और वह भी बिना किसी परेशानी के। ये स्पष्ट था कि वह बस अपनी भड़ास निकाल रहे थे, इसलिए किसी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि सनी को थोड़ी चोट लगी थी। अरे, बेशक, किनारे से देखने पर ऐसा लग रहा होगा कि नेफिस ने उसे आसानी से हरा दिया, लेकिन अगर यह सब एक नाटक भी था, तब भी उसे अपना अभिमान था। क्या मुझे कट जाने से पहले थोड़ा और प्रतिरोध करना चाहिए था? सनी ने अपना सिर हिलाया, फिर एक मूर्त रूप धारण कर लिया। दरअसल उसने सिर्फ एक सुप्रीम को मारा था। परछाई से बाहर निकलकर उसने रात के संतों को मुस्कुराकर देखा और जेट के पास बैठ गया। उनकी उलझन देखकर उसे एहसास हुआ कि शायद उन्हें पता ही नहीं था कि वह कौन है। ओह, अजीब। आखिरकार मास्टर सनलेस को बहुत कम लोग जानते थे और उनमें से ज्यादातर ने उन्हें सिर्फ एक विपत्तिपूर्ण युद्ध क्षेत्र में दूर से ही देखा था। खैर, आई कैंडी कैफे के नियमित ग्राहकों के अलावा उस चमकदार एम्पोरियम, मेरा मतलब है उस चमकदार एम्पोरियम कैफे से। वैसे भी ज्यादातर लोगों के लिए छायाओं का स्वामी अपने भयावह मुखौटे से जुड़ा हुआ था।
रात्रि के संतों ने गॉडग्रेव के सैन्य अभियान में भाग नहीं लिया था, इसलिए वे उसके किसी भी अवतार से मिले होंगे। तो सनी मुस्कुराई और मदद करते हुए बोली, ओह, मैं छायाओं का स्वामी हूँ। आप मुझे छाया का स्वामी कह सकते हैं या केवल छाया। मैं अंधकार के स्वामी का भी उत्तर देता हूँ, या फिर धूप का स्वामी। तीनों संत उसकी ओर विस्फारित आंखों से देखने लगे। सनी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने गला साफ किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी मौत की खबर को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। दरअसल मैं कुछ देर के लिए मर भी गया था, लेकिन मरना बहुत जल्दी पुराना हो गया, इसलिए अब मैं वापस आ गया हूँ। वह कुछ क्षण चुप रहे और फिर हल्के स्वर में बोले, तो जहाँ तक सुप्रीम्स को मारने की बात है, नेफिस और मैं पहले स्थान पर बराबरी पर हैं। फिलहाल हम बराबरी पर हैं। सनी के दोस्ताना लहजे के बावजूद रात के संत कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं दिखे। वे चिंतित भाव से उसे घूरते रहे, कुछ बोले नहीं। सन्नाटा थोड़ा भारी था। अंततः उन्होंने जेट की ओर रुख किया। ब्लडवेव पहले बोलने वाला था, उसका स्वर सतर्क था। आत्मा रीपर, इसका क्या अर्थ है? उसने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं, कुछ पलों तक उसे थामे रखा, फिर हंस पड़ी। ओह, शांत रहो, वह हमारे पक्ष में है। ऐसा लग रहा था कि वह शायद किसी पुराने शत्रु के साथ मिलकर नेफिस के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही थी, जो रहस्यमय तरीके से कब्र से उठ गया था। अजीब बात यह है कि उन दोनों में यह अंतिम हिस्सा समान था। और अगर जेट अमरज्वाला कबीले के खिलाफ साजिश रच रही थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने भी चुपके से पाला बदल लिया था। आखिरकार वह उसकी वास्तविक नेता थी। जाहिर है, नाइट्स के संतों को बहुत डर लग रहा होगा, क्योंकि अब वे, उनके परिवार और गिरे हुए महान कबीले के सभी बचे हुए लोग सरकार का हिस्सा थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे मानव क्षेत्र के गद्दार नहीं बनना चाहते थे, जिससे सनी का दिल थोड़ा गर्म हो गया। उसने कंधे उचकाए। जिन कारणों को मैं ज्यादा समझाने को तैयार नहीं हूं, उन कारणों से छायाओं के स्वामी को मृत मान लिया गया। इसलिए नेफिस और मैंने एक छोटी सी शरारत की और सबको यकीन दिला दिया कि मैं मर गया हूं। हालांकि सच तो यह है कि हम तब से साथ साथ काम कर रहे हैं। बहुत करीब से, मैं ये भी कह सकता हूं। तब से एक सम्राट सूर्य के प्रकाश में मानवता का मार्गदर्शन करता है, दूसरा छाया से उसकी मदद करता है। कुछ ऐसा ही माना कि मैं जो कर सकता हूं, उसमें मेरी कुछ सीमाएं हैं। तीनों संतों के गंभीर चेहरों को देखकर उसने अपना सिर हिलाया। बेशक तुम्हें मेरा वजूद अपने तक ही सीमित रखना होगा। अगर मुझे यकीन न होता कि तुम राज रख सकते हो, तो मैं तुम्हारे सामने खुद को जाहिर न करती, लेकिन फिर भी यह जोर से कहने लायक है। कृपया किसी से भी यह जिक्र न करना कि मैं पूरी तरह से मरी नहीं हूं, उन लोगों से भी जिन पर तुम पूरा भरोसा करते हो। इस तरह सब सुरक्षित रहेंगे। वह कुछ क्षण तक रुका, उनके चेहरों को देखता रहा, फिर हंस पड़ा। नहीं, लेकिन तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? ये उन लोगों के भाव बिल्कुल नहीं है जिन्हें अभी अभी पता चला है कि मानवता असल में उनके विश्वास से दोगुनी ताकतवर है। नेव ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे खेद है, लॉर्ड शैडो। सनी, ये बस बहुत कुछ है जिसे समझना है। सनी मुस्कुराया, अपने पुराने युद्ध साथी द्वारा पहचाने न जाने की कड़वाहट को छिपाते हुए। उसने खुद को किसी और बात के बारे में सोचने पर मजबूर किया। अब यह एक प्रतिक्रिया है कि सॉन की बेटियां उसके आश्चर्यजनक पुनरुत्थान के प्रति उदासीन थीं, देत सिंह को छोड़कर, जिसने तुरंत प्रस्ताव रखा। मुझे तो शायद इस बात पर खुश होना चाहिए कि इन तीनों में से कोई भी अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा है। उसने आह भरी। उस कमीने के बारे में, मॉडरेट, यकीन मानिए, मैं भी उसे जाते हुए देखना चाहता हूँ। हालांकि हम जो चाहते हैं और जो हकीकत तय करती है, वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। मैं बदला लेने की आपकी इच्छा समझ सकता हूँ, लेकिन इस समय उसे खत्म करने की कोशिश करना सिर्फ तबाही को न्योता देना होगा। आपने उसकी साजिशों में अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, लेकिन आपके पास बचाने के लिए भी परिवार के सदस्य बचे हैं। ये देखते हुए कि दुनिया सचमुच हमारे देखते देखते बिखर रही है, मेरा सुझाव है कि आप उस पर ध्यान केंद्रित करें। बैठक कक्ष में एक असहज सन्नाटा छा गया। नेव, ब्लडवेव और एथर के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन उसके शब्दों ने मानो उन्हें याद दिला दिया कि दांव पर क्या था। अंततः एथर ने शांत और संयमित स्वर में कहा, लॉर्ड शैडो, जीवित दुनिया में आपका स्वागत है। नाइट गार्डन में आपका स्वागत करने का सम्मान हमें किस बात के लिए मिला है? तीनों संतों में से सबसे छोटा, कम से कम, वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार लग रहा था। सनी जानता था कि नेव भी ऐसा ही करेगा, आखिरकार उसे अपनी बेटी की रक्षा करनी थी। और अगर वे दोनों मौजूदा हालात से समझौता कर लेते हैं, तो ब्लडवेव भी ऐसा ही करेगा। वह मंद मंद मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि आपने पूछा। दरअसल मैं कुछ खोज रहा हूँ, कुछ ऐसा जो मुझे लगता है कि आने वाले तूफानों का बेहतर ढंग से सामना करने में हमारी मदद करेगा। मैंने सोचा था कि वह नाइट गार्डन में छिपा होगा, लेकिन जैसा कि पता चला, वहाँ सिर्फ एक सुराग था कि मुझे कहाँ जाना है। या यूं कहें कि एक नक्शा। तुमने देखा है कि आसमान का क्या हुआ, है ना? नेव ने धीरे से सिर हिलाया। बिल्कुल, सबने देखा।
क्या इसीलिए हमें बुलाया गया था? वह एक क्षण के लिए रुका और फिर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मुझे लगता है कि यह बात सही है। हमारे अलावा और कौन? जेट ने उसकी ओर करुणा भरी नज़रों से देखा और तटस्थ स्वर में कहा, सच में, हमें लगता है कि तारे कहीं न कहीं एक रास्ता दिखा रहे हैं। इसलिए मुझे नक्षत्रों को पढ़ने में आपकी मदद चाहिए, ये निर्धारित करने के लिए कि क्या ये वास्तव में एक नक्शा है और यह कहाँ जाता है। तीनों संत एक दूसरे को देखने लगे। अजीब बात यह थी कि वे काफ़ी देर तक चुप रहे। सनी को लगा कि उनके पास मदद करने से इनकार करने की कोई वजह नहीं है, और ऊपर से वे जेट के साथ काफ़ी दोस्ताना व्यवहार कर रहे थे। नेव की बेटी तो उसे आंटी जैसा मानती थी, इसलिए वह उनकी हिचकिचाहट पर हैरान था। हालांकि जिस कारण से वे हिचकिचा रहे थे उससे उन्हें और भी अधिक आश्चर्य हुआ। काफ़ी देर बाद नेव ने अंततः जेट और सनी की ओर जटिल भाव से देखते हुए कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक तारा मानचित्र है। जहाँ तक ये पता है कि यह कहाँ जाता है, अनुमान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पहले से ही जानते हैं। सनी और जेट ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट था। आपको पता है, नेव ने धीरे से सिर हिलाया, रात के घर के पास भी बहुत समय पहले ऐसा ही एक नक्शा हुआ करता था। ये हमारे कबीले के सबसे महत्वपूर्ण अवशेषों में से एक था। दुर्भाग्य से ये हमारे नेता नाइटवॉकर के साथ गायब हो गया। हाउस ऑफ नाइट के संस्थापक का जिक्र सुनते ही ब्लडवेव का चेहरा उतर गया। सनी ने अपनी नाक की नोक खुजाई। तो तारे किस ओर इशारा करते हैं? इस सामग्री का स्रोत novefire.net है। नेवे ने गहरी सांस ली। वे अनंत नगर की ओर इशारा करते हैं, लहरों के बीच खोई हुई एक पौराणिक जगह। यहीं पर रात्रि उद्यान बनाया गया था और यहीं पर तूफान देवता का वंश भी छिपा है। सनी काफी देर तक चुप रही, नेव की बातों से थोड़ी उलझन में। उनमें कुछ अजीब था। अंततः उसने भौहें चढ़ाईं। रुको, क्या तुमने कहा कि वह वहां छिपा है? यह नहीं कि वह छिपा हुआ था। नेव ने एथर और ब्लडवेव की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। हाँ, तूफान देवता का वंश बाकियों जैसा नहीं है। जहाँ तक हम जानते हैं, बाकी वंश उन वंश स्मृतियों से आए हैं जो उत्कृष्ट व्यक्तियों ने, या शायद केवल भाग्यशाली लोगों ने, या तो प्रथम दुष्स्वप्न में या स्वप्न लोक की खोज और मानवता के प्रथम गणों पर विजय प्राप्त करते समय अर्जित की थीं। लेकिन तूफान देवता के वंश का स्रोत कोई स्मृति नहीं है, यह एक स्थान है। सनी बस आश्चर्य से उसे देखता रहा। नेव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आखिरकार हाउस ऑफ नाइट का अस्तित्व ही कुछ विरोधाभासी है ना? जैसा कि आप जानते ही होंगे, शुरुआत में ये स्टॉम्सी में रहने वाले छोटे मोटे कबीलों का एक गठबंधन था, जिसका गठन मुख्यतः वेलोर या इमोर्टल फ्लेम जैसे शक्तिशाली गुटों के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने के लिए किया गया था। हाउस ऑफ नाइट बनाने वाले विभिन्न परिवारों के बीच कोई रक्त संबंध नहीं था, तो फिर हम सब स्टॉर्म गॉड के वंश में कैसे आ गए? उसने खांसते हुए कहा। मुझे पता है कि नाइटवॉकर के बारे में बहुत सी अश्लील अफवाहें हैं, लेकिन नहीं, उसने किसी भी संस्थापक परिवार की महिलाओं से बच्चे पैदा नहीं किए। हालांकि तब से हाउस ऑफ नाइट की विभिन्न शाखाओं के बीच अनगिनत आंतरिक विवाह हुए हैं, लेकिन उसका अपना केवल एक ही बच्चा था। उसके चेहरे पर एक साया सा छा गया। नेव कुछ पल के लिए रुका, फिर आह भरी। हालांकि वह स्टॉर्म गॉड के वंश से ही हाउस ऑफ नाइट के दूसरे संस्थापक परिवारों से जुड़ा था। ये कैसे संभव हुआ, ये समझाने के लिए मुझे हमारे कुल के सबसे गुप्त राज बताने होंगे। मैं तुम्हें इन्हें छुपाने के लिए कहता, लेकिन अब जब हाउस ऑफ नाइट नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लडवेव ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाया, पर कुछ नहीं बोली। इस बीच एथर उदास भाव से दूसरी ओर देखने लगा। जेट ने अपना सिर हिलाया। हाउस ऑफ नाइट अब भले ही एक स्वतंत्र शक्ति न रही हो, लेकिन यह अभी भी मौजूद है। अपने आप को कम मत आंको। नेव ने उसे एक संक्षिप्त मुस्कान दी। ऐसा कहने के लिए शुक्रिया। बहरहाल, नाइट हाउस और इटर्नल सिटी एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यही हमारे कबीले का जन्म हुआ था। उस समय नाइटवॉकर को उसकी पहली शीतकालीन संक्रांति पर इटर्नल सिटी भेजा गया था। अन्य स्लीपर्स भी थे, लेकिन वही अकेला बचा था, और उसके बचने का एकमात्र कारण ये था कि वह नाइट गार्डन पर सवार होकर उस भयानक जगह से भाग गया था जो पास के पानी में बह रहा था। सनी ने भौहें उठाईं। यह शाश्वत शहर वास्तव में कितना खतरनाक है? नेव हिचकिचाया। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता, क्योंकि नाइटवॉकर इसके बारे में बहुत कम बोलता था। वह आमतौर पर बहुत मिलनसार व्यक्ति नहीं था। हालांकि हाउस ऑफ नाइट के सबसे बड़े खजाने अनंत शहर से आए थे, नाइट गार्डन, स्टॉर्म गॉड की वंशावली और उसके तटों तक का रास्ता बताने वाला नक्शा। वह एक क्षण के लिए रुका और फिर खिड़की के बाहर तारों को देखने लगा। जहां तक हम जानते हैं, शाश्वत नगरी एक अमर निवास हुआ करती थी, एक ऐसा स्वप्नलोक जहां मृत्यु नहीं पहुंच सकती थी, जहां प्रबुद्ध प्राणी कई वर्षों तक शांति और समृद्धि में रहते थे, और हर बार जब उनकी देह और आत्माएं उम्र के साथ कमजोर हो जाती थीं, तो वे पुनर्जन्म लेते थे। यह एक ऐसी जगह भी थी जहां थके हुए देवता विश्राम के लिए आते थे। हालांकि ये बहुत समय पहले की बात है।
आज कोई नहीं जानता कि शाश्वत नगरी की गहराई में क्या छिपा है। यहाँ तक कि स्वयं नाइटवॉकर ने भी इसके बाहरी किनारों पर केवल कुछ ही क्षेत्र देखे थे, घाट घाट और प्रकाश स्तंभ। सनी ने उत्सुकता भरे भाव से उसे देखा। तो फिर तूफान देवता की वंशावली के बारे में क्या? उसे यह बात कहाँ से पता चली और उसने इसे दूसरे लोगों के साथ कैसे साझा किया? नेव कुछ क्षण चुप रहा, फिर ब्लडवेव की ओर देखा। मुझे लगता है कि मेरे चाचा को यह बात बेहतर पता होगी, क्योंकि वे उन लोगों में से एक थे जिन्हें यह वंश सीधे तौर पर प्राप्त हुआ था। ब्लडवेव ने भौहें सिकुड़ी, फिर एक लंबी आह भरी। ठीक है, जैसा कि उस दुष्ट नाइटवॉकर ने बताया था, अनंतनगर का प्रकाश स्तंभ भी एक मंदिर है, तूफान देवता को समर्पित एक मंदिर। ये साधारण प्रकाश से नहीं चमकता, बल्कि इसके भीतर एक तारा समाया हुआ है। वह तारा ही वंश का स्रोत है। जो कोई भी अनंतनगर तक पहुंचने का रास्ता खोजेगा और प्रकाश स्तंभ में प्रवेश करेगा, वह उसकी रजत ज्योति में नहाएगा। फिर उनका पुनर्जन्म तूफान देवता के वंशज के रूप में होगा। वह एक क्षण के लिए रुका और फिर गंभीर स्वर में बोला, या मर जाओ। कई लोग मर जाते हैं। नेव ने सिर हिलाया। हाँ, नाइटवॉकर लाइट हाउस में घुस गया और बच गया। उसे स्टॉर्म गॉड का वंश भी प्राप्त हुआ, जिसकी बदौलत वह अंततः अनंतनगर से बच निकला। हालांकि भागने से पहले उसने उस तारों की रोशनी का एक अंश एक विशेष स्मृति में संग्रहित कर लिया। अंततः इस स्मृति ने हाउस ऑफ नाइट के संस्थापक सदस्यों के लिए भी वंश प्राप्त करना संभव बना दिया, भले ही इस प्रक्रिया में उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई। सनी ने गहरी सांस ली। नेव ने उस बात की पुष्टि की जिसका उसे हमेशा से शक था, कि हर कोई देवता की वंशावली पाने के योग्य नहीं होता। सनी ने खुद भी इतने साल पहले ब्लड वीव को ग्रहण करते समय यह महसूस किया था। वह इस प्रक्रिया से बमुश्किल बच पाया था, और वह भी भाग्य से सहज लगाव होने के बावजूद, और इसलिए वीव के साथ कुछ हद तक रिश्तेदारी साझा करने के बावजूद। दिव्य पहलू का प्रयोग तो छोड़ ही दीजिए। वीरता के रक्षक, अमर ज्वाला, नाइटवॉकर, रेवेनहॉर्ट और अज्ञात जागृत, जिन्हें हृदय देवता का वंश विरासत में मिला था और बाद में उन्होंने इसे एस्टेरियन को सौंप दिया था, ये सभी एक विशेष व्यक्ति थे। यह कोई संयोग नहीं था कि उन्होंने वंश स्मृतियां अर्जित की थीं, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे उनके सहारे जीवित रहे। हालांकि हाउस ऑफ नाइट के संस्थापक सदस्य अलग थे। उन लोगों के विपरीत जिन्हें मंत्र द्वारा योग्य समझकर वंश स्मृति प्राप्त हुई थी, उन्हें किसौन की बेटियों की तरह मनमाने ढंग से एक दिव्य वंश का ज्ञान दिया गया था। उनमें से कुछ के लिए यह एक घातक उपहार बन गया था, और वे लोग पहले से ही दुष्स्वप्न मंत्र द्वारा स्टॉर्म सी में भेजे गए थे, इसलिए उनके पास स्टॉर्म गॉड के विभिन्न पहलुओं के प्रति कुछ हद तक आत्मीयता होनी चाहिए थी। लेकिन इससे सनी क्या बन गया? इचोर की बूंद ने मुझे एक वंश दिया जो अन्य वंशों को खा जाता है। ऐसा प्रतीत होता था कि अन्य सभी बातों की तरह वंश प्राप्त करते समय वह अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली और अत्यंत दुर्भाग्यशाली था। जाओ पता लगाओ। कुछ देर चुप रहने के बाद सनी ने चिंतनशील स्वर में कहा, हालांकि मैं अनुमान लगा रहा हूं कि नाइटवॉकर द्वारा चुराई गई तारों की रोशनी अनंत नहीं थी। नेव ने सिर हिलाया। सचमुच, स्टार लैंटर्न में मौजूद रोशनी बस एक छोटी सी किरण थी, इसलिए अंततः वह खत्म हो गई। एथा आखिरी व्यक्ति था जिसे इससे सीधे तौर पर फायदा हुआ। वह एक पल के लिए रुका और फिर जटिल लहजे में बोला, रात के घर में पैदा होने वाले हर बच्चे को वंश विरासत में नहीं मिलता, और जागृत लोगों की लगातार मृत्यु के कारण हमारी वंशावली हमेशा लुप्त होने का खतरा बनी रही है। अब हम पहले से कहीं कम हैं, और अभी तक कोई भी नाइटवॉकर जितनी दृढ़ता से वंश को प्रकट नहीं कर पाया है। इसलिए यही एक कारण था कि वह अनंतनगर में लौटना चाहता था। उसने उस विशाल केबिन में चारों ओर नज़र दौड़ाई जिसमें वे इकट्ठे हुए थे, फिर उसकी दीवारों की ओर इशारा किया। नाइट गार्डन भी एक और है। जो लोग इसे अच्छी तरह जानते हैं उनके लिए यह कोई रहस्य नहीं है कि नाइट गार्डन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसके कुछ काम बिगड़ गए हैं, जबकि कुछ पूरी तरह से टूट चुके हैं। आखिरकार नाइटवॉकर द्वारा खोजे जाने से पहले ये हजारों सालों तक स्टॉर्म सी में भटकता रहा था। उसका मानना था कि यह विशाल जहाज इटर्नल सिटी के घाट पर बनाया गया था, और इसलिए इसकी मरम्मत भी वहीं की जा सकती है। सनी ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। वह जानता था कि रात्रि उद्यान विश्राम के दानव ने बनाया था। तो क्या शाश्वत नगर का भी उससे कोई संबंध था? ऐसा होना बिल्कुल संभव था। एक ऐसा शहर जहां जीवित प्राणियों का हर बार पुनर्जन्म होता था जब उनके शरीर और आत्माएं उम्र के साथ जीर्ण शीर्ण हो जाती थीं, और इसलिए वे मृत्यु से अपरिचित होते थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी पुनर्स्थापन और कायाकल्प की शक्तियों से युक्त दानव ने ही इसे रचा हो। क्या विश्राम का दानव न केवल एक शानदार जहाज पर सवार होकर समुद्र में यात्रा करता था, बल्कि एक विशिष्ट रिजॉर्ट भी संचालित करता था? सनी को एक आत्मीय भावना की गंध आई। नेव ने आह भरी। और अंत में नाइटवॉकर ने भागने से पहले केवल अनंत शहर के बाहरी इलाकों की ही खोजबीन की। इसकी गहराइयों में क्या छिपा था, अमर लोगों ने क्या खजाने छोड़े थे, इस रहस्य ने उसे हमेशा अपनी ओर खींचा था। इसलिए वह हमेशा एक दिन वहां लौटने का इरादा रखता था। सनी एक क्षण के लिए हिचकिचाया।
तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? उसके पास तो नक्शा था। नेव की जगह ब्लडवेव बोला, उसकी गहरी आवाज में बेचैनी का संकेत था, क्योंकि वह पहली बार चमत्कार से ही उन पानी से बच निकला था। लोग स्टॉर्मसी को स्वप्न लोक का ही एक और क्षेत्र समझते हैं, लेकिन असल में यह इस शापित दुनिया के बाकी खोजे गए क्षेत्र जितना ही विशाल है, और इसमें ऐसे पानी हैं जो एक दूसरे से उतने ही अलग हैं जितने गॉडग्रेव बेस्टियन के सामने वाले लॉन से अलग हैं। वह उदास होकर मुस्कुराया। हम इंसान स्टॉर्मसी के कुछ हिस्सों में रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम आज़ादी से नौकायन कर सकते हैं और जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। दरअसल जो लोग अपेक्षाकृत सुरक्षित पानी में रहने के लिए सावधान नहीं रहते, वे सभी भयानक मौत मरते हैं। और जो लोग स्टॉर्मसी के ज़्यादा खतरनाक हिस्सों से दूर रहते हैं, उनमें से भी कुछ ही मरते हैं। नेव ने सिर हिलाया। इटर्नल सिटी स्टॉर्मसी के बिल्कुल बीचों बीच छिपी है, इसलिए नक्शे के साथ भी वहां पहुंचना एक खतरनाक काम है। कम से कम नाइटवॉकर के ज़माने में तो ऐसा ही था। तुम्हें याद रखना चाहिए कि उस ज़माने में उसके समकालीन सबसे शक्तिशाली लोग सिर्फ मास्टर्स ही थे। फिर भी उसने एक दिन इटर्नल सिटी लौटने की योजना कभी नहीं छोड़ी। सनी और जेट ने एक दूसरे को देखा। क्या वह वहीं गायब हो गया था? क्या वह अनंत नगरी की यात्रा पर निकला था और कभी वापस नहीं आया? नेव कुछ देर तक चुप रहा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि स्वप्न लोक की खोज करते समय उसकी मृत्यु हो गई, कुछ कहते हैं कि तीसरे दुष्स्वप्न पर विजय पाने के प्रयास में वह मारा गया, लेकिन सच्चाई यह है कि नाइटवॉकर उस स्थान पर लौटने के लिए यात्रा पर निकला था जहां से वह पहली बार स्वप्न लोक में प्रवेश किया था। उसके बाद से किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। सनी ने भौहें चढ़ाईं। नेव का मानना था कि नाइटवॉकर अनंत शहर तक पहुंचने का प्रयास करते समय बिना किसी निशान के गायब हो गया था, और कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मॉडरेट को कुछ तो पता था। कम से कम उसने ये तो जाहिर कर दिया कि एस्टेरियन ने ज़बरदस्ती नाइटवॉकर से स्टॉर्म गॉड का वंश छीन लिया था, जिससे सनी को यकीन हो गया कि ड्रीमस्पॉन का नाइट हाउस के संस्थापक के गायब होने में कुछ हाथ जरूर है, भले ही उनके टकराव का ब्यौरा और उसका समय दोनों ही स्पष्ट रहे हों। किसी भी मामले में नेव ने उसे सोचने के लिए बहुत कुछ दिया था। काफ़ी देर की खामोशी के बाद सनी ने संयमित स्वर में पूछा, तो आप कह रहे हैं कि एक अद्भुत शहर है, निस्संदेह अब तक का सबसे भयावह नर्क, स्टॉर्मसी में कहीं खो गया है, रहस्यमय खजानों और दिव्य प्रकाश से भरा हुआ। यह न केवल स्टॉर्म गॉड के वंश को पुनर्स्थापित करने की कुंजी रखता है, बल्कि वहाँ एक घाट भी है जहाँ नाइट गार्डन को उसके असली गौरव में लौटाया जा सकता है। और उस शहर का नक्शा अभी अभी स्टॉर्मसी में सभी को दिखाई दिया है। नेवे ने सावधानी से सिर हिलाया। सनी कुछ देर तक हिचकिचाया, फिर जेट की ओर देखा। वह एक क्षण तक उसे घूरता रहा। तो हम वहां जा रहे हैं, है ना? हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वह उनके उत्साह को साझा करती थी। सनी, क्या तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या मैं अपने जहाज को, जिस पर लाखों लोग रहते हैं, एक अभियान पर ले जाने को तैयार हूं, पता नहीं कहाँ, जबकि मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि रास्ते में निश्चित रूप से अनगिनत भयावह चीजें हमारा इंतजार कर रही होंगी। सनी ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। हाँ, जेट ने धीरे से अपना सिर हिलाया। हम ये जोखिम क्यों उठाएंगे? ये सुनकर एथर ने सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ, ये बहुत खतरनाक है, भले ही उस अभियान से मिलने वाले पुरस्कार बहुत बड़े हों। नेव और ब्लडवेव चुप रहे, लेकिन कुछ हद तक वे भी उनकी राय से सहमत दिखे। सनी ने उन्हें गहरे मनोरंजन के साथ देखा। क्यों? उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अच्छा, ये वाकई आसान है। दरअसल मुझे इस बात पर बहुत हैरानी है कि मुझे एक सम्राट होने के नाते आपको ये सब समझाना पड़ रहा है। आगे झुककर उसने जेट और नाइट्स के संतों को देखा। उसकी आंखों में हास्य का कोई भाव नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हताश हूँ। नेफिस इसे जाहिर नहीं करती, लेकिन वह भी हताश है। हालांकि ये जानते हुए भी कि दुनिया खत्म हो रही है, हमसे कमज़ोर होने के बावजूद तुम ज़्यादा हताश नहीं लग रहे हो। अब बस थोड़ा ही समय बचा है कि सभी प्रकार के शापित और अपवित्र प्राणी हम पर टूट पड़ें और हम सबको निगल जाएं। लेकिन तुम मानवता की सामूहिक शक्ति को बढ़ाने का एक मौका, और वह भी बहुत बड़े अंतर से, गंवाना चाहते हो। वह पीछे झुक गया और गहरी सांस ली। तो फिर मुझे तुम्हारा भ्रम दूर करने दो। सतर्क रहना अच्छी बात है, लेकिन सावधानी एक ऐसी विलासिता है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सावधानी बरतने का समय बहुत पहले ही बीत चुका है। हम में से किसी के भी जन्म लेने से पहले ही यह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। हमारी एकमात्र विरासत ज़रूरत है, और ज़रूरत ये तय करती है कि हमें जोखिम उठाना ही होगा, चाहे हम चाहें या न चाहें। जेट काफ़ी देर तक उसे देखती रही। उसकी बर्फीली नीली आंखों में कोई भावना नहीं थी। अंततः उसने आह भरी, क्या यह एक संप्रभु की मानसिकता है? सनी मुस्कुराया। हताश होना? ओह बिल्कुल। अच्छा, जीवन जीने से कोई भी सर्वोच्च नहीं बन जाता। यकीन मानिए, मैं दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान हूँ। दो दुनियाएं भी। सनी ने जेट और नाइट्स के संतों से जो कहा था, वह सचमुच सच था। उनकी स्थिति वाकई निराशाजनक थी। दिनों का अंत तेजी से नज़दीक आ रहा था, और मानवता का भाग्य बेहद अनिश्चित था।
शायद बाकी लोग उस भयावह सच्चाई को नज़रअंदाज कर सकते थे, लेकिन सर्वोच्चों में से एक होने के नाते सनी व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए जिम्मेदार था कि दुनिया का अंत क्या होगा। इसलिए कम शक्ति वाले लोगों के विपरीत वह स्वयं को जानबूझकर अज्ञानता का सहारा नहीं लेने दे सकते थे। अगर मैं कर पाता तो चीज़ें आसान हो जातीं। उसे वो दिन याद आ गए जब उसे बस पेट भरने और ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त क्रेडिट कमाने की चिंता थी। खैर, वो और उस दुनिया में एक और दिन गुजारना जहां हर चीज़ अथाह ताकतवर और उसे किसी न किसी तरह मारने पर आमादा लगती थी। किसी भी स्थिति में सनी खुद को अत्यधिक सावधानी बरतने की अनुमति नहीं दे सकता था। हालांकि उनका ये कहना नहीं था कि उनके पास सावधानी बरतने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने तो बस इतना बताया था कि उनके पास सीमित विकल्प हैं और जोखिम और लाभ की गणना करते समय सावधानी बरतना उनके लिए एक विलासिता है जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि सनी पूरी तरह लापरवाही की वकालत नहीं कर रहा था। उसके पास यह मानने के वाजिब कारण थे कि अनंत शहर की ओर उसका अभियान सफल होगा, या कम से कम उसका अंत विनाशकारी नहीं होगा। स्टार मैप का अनुसरण करने के जोखिम को कम करने वाले कई कारक थे। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात नाइट गार्डन ही था। ये जीवित जहाज हजारों साल तूफानी समुद्र में बहता रहा था और अभी तक कोई भी इसे डुबो नहीं पाया था। इसलिए सनी का मानना था कि यह अनंत शहर की यात्रा में आने वाले किसी भी खतरे का सामना कर सकता है, भले ही वे किसी बहुत ही भयानक चीज़ पर ठोकर खाएं। फिर भी एक चीज़ थी जिसमें नाइट गार्डन लगभग किसी भी अन्य घर से बेहतर था, वह था खतरे से बचना। यह विशालकाय जहाज न केवल अपने आप में अत्यधिक गतिशील था, बल्कि इसमें नेफिस को दिए गए स्वप्न लोक के दो बिंदुओं के बीच स्वप्न द्वार को खोलने की क्षमता भी थी। जरूरत पड़ने पर नाइट गार्डन लगभग तुरंत सुरक्षित जल में वापस जा सकता था। इस तरह इसके यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती थी। आखिरकार सनी लाखों लोगों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। अगर उसे यकीन न होता कि उसके पास यात्रियों की सुरक्षा का कोई विश्वसनीय तरीका होगा, तो वह नाइट गार्डन को खतरनाक पानी में ले जाने का सुझाव नहीं देता। और अंत में ये तथ्य भी था कि नाइटवॉकर एक बार अनंत शहर से भाग निकला था। इतना ही नहीं, वह एक स्लीपर के रूप में भी वहां से भागने में कामयाब रहा था। अब अनुभवी जागृत योद्धाओं की एक सेना वहां जा रही थी, जिसका नेतृत्व हाउस ऑफ नाइट के 3 संत और स्वयं सोल रीपर जेट कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां सनी थी, और अकेली सनी 7 संप्रभुओं, सर्वोच्च छायाओं के एक दल और अमर छायाओं की एक विशाल सेना के बराबर थी जो नाइट गार्डन की यात्रा पर उसकी रक्षा कर रही थी। यदि शाश्वत शहर के पुरस्कार प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त था, तो फिर क्या था? और ये पुरस्कार वाकई भरपूर होने वाले थे, सनी के लिए, नाइट गार्डन के लिए और पूरी मानवता के लिए। इसलिए उन्होंने यह अनुमान लगाया कि अनंत शहर के अभियान से जुड़ा जोखिम इसके लायक से कहीं ज्यादा था। बेशक सनी यह फैसला एक तरफा नहीं लेने वाला था। सच तो यह है कि उसे वीवर द्वारा छोड़े गए नक्शे का अनुसरण करने के लिए नाइट गार्डन की ज़रूरत नहीं थी। उसे बस किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उसे पढ़ सके और उसके साथ हो। बस इतना ही था कि इटर्नल सिटी ने जीवित जहाज़ को मजबूत करने का एक अवसर भी प्रदान किया था। अगर ऐसा न होता तो सनी अकेले ही धुंध भरे पानी में उतरना पसंद करता। बहरहाल जेट और सनी को नाइट गार्डन को स्टॉर्म सी की गहराई में ले जाने का फैसला लेने से पहले नेफिस और कैसी से सलाह मशविरा करना ज़रूरी था। एक लंबी यात्रा की तैयारी भी करनी थी, इसलिए कुछ दिन विचार विमर्श और रणनीतिक बैठकों में बीत गए। नेफिस भी अविश्वसनीय रूप से व्यस्त था। कैसी और वह अभी भी मॉडरेट के सर्वोच्चता के सिंहासन पर अप्रत्याशित रूप से चढ़ने के परिणामों से जूझ रहे थे। जनता की प्रतिक्रिया से तो निपटना ही था, साथ ही स्वयं शून्य के राजा से भी निपटना था। उसे और उसके अनगिनत जहाज़ों को खोखले पहाड़ों तक जाने की अनुमति देनी थी, और किसी को यह सुनिश्चित करना था कि इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न हो। तो कई वर्षों के बाद मॉडरेट जंजीर द्वीपों पर लौट आया था। वहां श्वेतपंथ कबीले के सदस्यों ने उसे और नेफिस को उस क्षेत्र के उत्तरी छोर तक पहुंचाया जहां कभी रात्रि मंदिर हुआ करता था। तैरते द्वीपों और खोखले पहाड़ों की धुंधली ढलानों के बीच की चौड़ी खाई को पाटने के लिए एक नया क्रॉसिंग बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल मॉडरेट ने मानव क्षेत्र को पीछे छोड़कर अपने स्वामित्व का दावा करने के लिए किया। साथ ही स्किनवॉकर के चले जाने के बाद पूर्वी चतुर्थांश को बचाना जरूरी था। सैनिकों को दूसरे फ्लैश पॉइंट्स पर पहुंचाना था, और इसके अलावा गॉडग्रेव के दक्षिण में डेथ जोन्स में शक्तिशाली नाइटमेयर जीव सक्रिय हो गए थे। इसलिए नेफिस और फायर कीपर्स भी एक सैन्य अभियान की तैयारी में थे। अंततः ये तय हुआ कि अनंतनगर की ओर अभियान चलाना ही होगा। जब तैयारियां चल रही थीं, सनी ने शैडो लीजन को जले हुए जंगल की गहराइयों से वापस खींच लिया। वह इसके दक्षिणी बाहरी इलाके में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था और किसी संभावित हमले की स्थिति में अपने नए गढ़ को सुरक्षित करना चाहता था, लेकिन उससे भी बढ़कर वह चाहता था कि उसकी सेना आज़ाद हो और ज़रूरत पड़ने पर अनंत शहर के तट पर तैनात होने के लिए तैयार हो। अपडेट novelfire.net द्वारा जारी किए जाते हैं। यही बात उसके अन्य अवतारों पर भी लागू होती है।
अपनी पूरी शक्ति का उपयोग न कर पाने के बावजूद 2 खतरनाक कारनामों का सामना करने के बाद सनी पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर अनंत शहर के खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। रात्रि के संतों से पहली मुलाकात के लगभग 1 हफ्ते बाद वही लोग मेनमास्ट पैगोडा के निजी परिषद कक्ष में एक बार फिर इकट्ठा हुए। इस बार उनके पास चर्चा करने के लिए ज्यादा व्यावहारिक मुद्दे थे। मुझे आश्चर्य है कि यह खास कारनामा कितना बुरा होगा। हम कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन खाद्य उत्पादन अभी भी उपभोग दर से पीछे है, मिट्टी और वनस्पतियों पर नाइट गार्डन के विशेष प्रभाव के बावजूद। इसलिए यात्रा के दौरान अप्रत्याशित देरी को ध्यान में रखते हुए रसद की नवीनतम खेप बढ़ा दी गई। हालांकि हमें यह निश्चित रूप से नहीं पता कि अनंत शहर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। रेवेनहॉर्ट के उन खास बीजों का क्या? मुझे लगा था कि हमें पहले बैच में से एक मिलना चाहिए था। वे अभी रोपने के लिए तैयार नहीं हैं। जाहिर है, नवीनतम किस्में बहुत आक्रामक हैं, चाहे इसका मतलब जो भी हो। ठीक है, अगर ब्लिस ने ऐसा कहा है, मुझे लगता है कि हमने मेडिकल सप्लाई, घरेलू सामान वगैरह भी जमा कर लिया होगा। हाँ, लेकिन जेट, आपकी अनुपस्थिति के क्या परिणाम होंगे? क्या इसका उत्तरी और पश्चिमी चतुर्भुजों की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा? बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा है और सक्रिय है। एफी और काई भी काम संभाल सकते हैं। खैर, ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ हुआ उसकी वजह से हमें थोड़ी राहत मिली है, इसलिए मैं छुट्टी ले लूँ। भगवान जानता है कि मुझे आराम की ज़रूरत है। जेट ब्रेक मूल सामग्री novelfire.net पर पाई जा सकती है। उनकी बातचीत सुनकर सनी मंद मंद मुस्कुराए। उसी समय एथर, जो पहले भी चुप था, अपनी सीट से बोला, मुझे लगता है कि हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे की अनदेखी कर रहे हैं। बाकी लोगों ने उसकी तरफ देखा, कुछ हैरान। सनी ने भौहें उठाईं। यह क्या मुद्दा है? एथर ने कुछ सेकंड तक उसके शब्दों पर विचार किया, फिर खुली खिड़की से दिखाई दे रहे रात्रि आकाश की ओर इशारा किया। तारे। शाश्वत नगरी की यात्रा खतरनाक थी क्योंकि यह जहां स्थित है वहां तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन सिर्फ वे ही जानते थे जिनके पास नक्शा था कि कहां जाना है। लेकिन अब शाश्वत नगरी का रास्ता बताने वाले तारे किसी भी व्यक्ति को दिखाई दे सकते हैं जो आकाश की ओर देख सकता है। और कोई भी चीज़। सनी ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। क्या आप वही सुझाव दे रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं कि आप सुझा रहे हैं? रात्रि के संतों में सबसे कम उम्र के संत ने सिर हिलाया। हाँ, लॉर्ड शैडो, हम अनंत नगरी में छिपे खजानों और उस रहस्यमयी जगह के महान रहस्यों के कारण स्टॉर्मसी के खतरों का जोखिम उठाने को तैयार हैं। लेकिन क्या सिर्फ हम ही इसके वादे से आकर्षित होंगे? मुझे नहीं लगता। सनी ने 1-2 बार पलकें झपकाईं। तो क्या हम प्रतिस्पर्धा करेंगे? एथर ने कंधे उचका दिए। मैं तो यही मानूंगा। आखिर शक्तिशाली दुष्वप्न प्राणी उस शहर पर अपना कब्जा क्यों नहीं करना चाहेंगे जो कभी अमर प्राणियों से आबाद था? हम वहाँ जो भी चीज़ें ढूंढना चाहते हैं वे वही चीज़ें हैं जिन्हें वे खा जाना, अपवित्र करना या अपना बनाना चाहेंगे। थोड़ा आगे झुककर युवा संत ने शांत स्वर में कहा, हे प्रभु छाया, जब आपने तारों को प्रज्वलित किया तो आपने हमें अनंत नगरी का मार्ग दिखाया। लेकिन मुझे डर है कि आपने आकाशीय मानचित्र की व्याख्या करने वालों के बीच एक दौड़ भी शुरू कर दी है। और उस दौड़ के प्रतिभागी पुरस्कार पाने के लिए एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े करने से नहीं हिचकिचाएंगे। इसलिए यह अभियान पहले से कहीं अधिक खतरनाक होने वाला है, क्योंकि हमें उसी यात्रा पर आने वाले खतरनाक प्राणियों से जूझना होगा। सनी कुछ देर चुप रहा, फिर चिंतित भाव से पीछे झुक गया। आखिरकार उसने आह भरी। आह, लेकिन आप कुछ भूल रहे हैं संत एथर। एक पीली मुस्कान ने उसके चेहरे को 2 भागों में बांट दिया। मैं स्वयं एक भयानक प्राणी हूँ, बस मेरे शिष्टाचार बेहतर हैं। सनी शेखी नहीं बघार रहा था, बस एक तथ्य बता रहा था। अगर वह अपनी शक्तियों को अपने व्यक्तित्व से अलग करके देखे तो वे एक बेहद भयावह तस्वीर पेश करते हैं। नेफिस भी काफ़ी हद तक वैसा ही था, अगर उससे भी ज़्यादा भयावह नहीं। रुको, ज़रा सोचो तो। सनी का व्यक्तित्व भी उतना अच्छा नहीं था। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा और अजीब भाव से दूर तक देखता रहा। खैर, आगे बढ़ते हैं। बहरहाल सनी ज़्यादा चिंतित नहीं था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह एथर के सिद्धांत को गंभीरता से नहीं ले रहा था। इधर उधर देखते हुए वह कुछ देर रुका, फिर तटस्थ स्वर में पूछा, क्या नाइट गार्डन में किसी तरह के हथियार हैं, जैसे तोपें या जादुई घेराबंदी के इंजन? जेट आलस से मुस्कुराया। जहाज अपने आप में एक जीवित आयुध है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सिद्धांततः हम ही इसके आयुध हैं, नेव, एथर, ब्लिडवेव और मैं। साथ ही जहाज पर तैनात जागृत और आरोही योद्धा भी। सनी ने चिंतन में गुनगुनाया, तो ये युद्धपोत से अधिक एक वाहक है। बात तो समझ में आती थी। एक संत किसी भी घेराबंदी इंजन से कहीं ज्यादा सक्षम था और कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था, चाहे वह जादू से भरा हो या नहीं। इसलिए अगर कोई ऐसी चीज थी जिसे जीवित जहाज का पतवार खुद नहीं संभाल सकता था, तो उसके ट्रांसेंडेंट यात्री उस समस्या का समाधान करने के लिए मौजूद थे। सुप्रीम के साथ नाइट गार्डन के यात्रियों की मारक क्षमता 10 गुना बढ़ जाती।
समस्या ये थी कि सनी खुद को खुलकर प्रकट नहीं कर सकता था। उन्होंने कुछ देर तक अपने विकल्पों पर विचार किया, फिर अपना सिर हिला दिया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ शक्तिशाली तोपें होना कभी नुकसानदेह नहीं होता। आप तो फाल्कन स्कॉट में थे ना? मैंने सुना है कि उसकी दीवारों पर लगी रेलगनें वाकई कमाल की थीं। जेट की शांत मुस्कान कुछ गहरे रंग में बदल गई। हाँ, मैं था, और हाँ, सांसारिक हथियार बहुत मददगार थे, लेकिन अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रात्रि के संतों ने जागृत दुनिया में कई नौसैनिक काफिलों का मार्गदर्शन किया था, इसलिए वे शक्तिशाली हथियारों के लाभों से भी अच्छी तरह परिचित थे। नेव ने सनी को उलझन भरी नज़र से देखा। लेकिन हमें जादुई घेराबंदी इंजन कहाँ मिलेंगे? नाइट गार्डन के लायक इंजन, उससे कम नहीं। मुझे नहीं लगता कि वे यूं ही पड़े होंगे, बिना इस्तेमाल के। सनी ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। उन्हें खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें बना लूँगा। वह वर्तमान में कैसी की सहायता से मानवता के गढ़ों को सुदृढ़ करने के लिए विशाल रक्षात्मक मंत्र विकसित कर रहा था। रात्रि उद्यान को सशस्त्र करना पूरी तरह से वैसा ही नहीं था, लेकिन यह उसी उद्देश्य की पूर्ति करता। इसके अलावा एक विशाल विनाशकारी जादुई तोप बनाने के विचार ने सनी को उत्साहित कर दिया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। हाँ, मुझे कुछ ढूंढने दो। कई सप्ताह बाद क्षतिग्रस्त नाइट गार्डन लहरों के बीच से उड़ गया, जबकि उसके चारों ओर समुद्र में झाग और उबाल था। स्टॉर्मसी में अंतरिक्ष अप्रत्याशित था और समय भी अप्रत्याशित था। दिन कभी कभी इतना छोटा होता था कि पलक झपकते ही नज़रअंदाज हो जाता था, जबकि रात अक्सर अपने स्वागत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती थी। हालांकि ज्यादातर समय लहरदार पानी का विशाल विस्तार गोधूली में डूबा रहता था और दूर आकाश में हल्के तारे झिलमिलाते रहते थे। हालांकि इस समय स्टॉर्मसी धूप में नहाया हुआ था और एक भी बादल नजर नहीं आ रहा था। न हवा चल रही थी, न कोई तूफान नाइट गार्डन पर अपना कहर ढाने आ रहा था। इसके बावजूद समुद्र शांत और भयावह था। जहां तक नजर जाती थी, पानी उस जीवित जहाज के चारों ओर उबलता और उछलता हुआ झाग बना रहा था। नाइट गार्डन के पतवार पर गहरे घाव थे, जो उस प्राचीन जहाज की खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता के बावजूद धीरे धीरे भर रहे थे। नागरिक मुख्य डेक के नीचे सुरक्षित रूप से शरण लिए हुए थे और मार्शल लॉ लागू होने तक विशाल ऊर्ध्वाधर शहर में छिपे रहे, इसलिए केवल जागृत सैनिक और आरोही अधिकारी ही दिखाई दे रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों में यह आम बात हो गई थी, क्योंकि नाइट गार्डन ने अनंत नगर तक पहुंचने की होड़ में दुर्लभ प्राणियों के साथ अनगिनत लड़ाइयां और टकराव किए थे। आकाशीय मानचित्र के प्रकट होते ही स्टॉर्मसी के सभी लोग मानो पागल हो गए थे, लेकिन अब जब वे लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे, तो दौड़ में केवल सबसे खूंखार दावेदार ही बचे थे। कप्तान, ये सतह पर आ रहा है। मुख्य पैगोडा के रूनिक हॉल में जेट ने अपने अधीनस्थों में से एक को प्रसन्न दृष्टि से देखा। कैप्टन, है ना? अगर याददाश्त सही है, तो पिछली बार जब किसी ने मुझे औपचारिक रूप से पदोन्नत करने की जहमत उठाई थी, तब मैं लेफ्टिनेंट जनरल था। क्या तुम मूर्खों को मुझे कम से कम एडमिरल तो नहीं कहना चाहिए? वह आदमी उसके शांत स्वर से शर्मिंदा होकर शर्मा गया। माफ करना, ओह मैडम, लेकिन वो चीज़, ये। हालांकि वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय झागदार समुद्र हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। पहले तो ऐसा लगा जैसे जहाज के दोनों ओर दो ऊंची लहरें उमड़ रही हों। फिर पानी लगातार बढ़ता गया, मानो समुद्र दो विशाल पर्वतों से भरा हो। कुछ ही धड़कनों के बाद सतह का तनाव टूट गया और दो विशाल तंतु गहराई से फूटकर आकाश के विशाल विस्तार में फैल गए। हर एक कम से कम आधा दर्जन किलोमीटर लंबा था, और सतह के ऊपर से बस इतना ही दिखाई देता था। कौन जानता था कि वे अथाह समुद्र की कितनी गहराई में फैले हुए थे? और कौन जानना चाहेगा कि वहां गहराई में क्या छिपा है? विशाल तंबू समुद्र से दो काली चट्टानों की तरह उठे और नाइट गार्डन पर अपनी परछाई डाल रहे थे। बंदरगाह और दाईं ओर आग। जेट ने अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की, लेकिन किसी तरह पानी की गर्जना और हवा के शोर के बावजूद उसकी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनी जा सकी। एक संकेत दिया गया और कुछ ही सेकंड बाद विशालकाय जहाज के किनारों पर तैनात तोपें गरज उठीं। इन तोपों की कुल संख्या 24 थी, प्रत्येक तरफ 12, और हर तोप एक विशालकाय जानवर थी। तोपें 12 मीटर लंबी और 2 मीटर से ज्यादा व्यास की थीं, जिनसे लोहे के गोले दागे जाते थे, जो लगभग एक इंसान जितने ऊंचे और इतने भारी थे कि केवल आरोही ही उन्हें बैरल में भर सकता था। तोपें धातु से नहीं, बल्कि अविनाशी प्रतीत होने वाले काले पत्थर से तराशी गई थीं, जिनकी सतह पर जटिल नक्काशी उकेरी गई थी। जब जेट ने पूछा कि वह सामग्री कहाँ से आई है, तो सनी ने बस इतना कहा कि उसने शैडो रीम से कुछ ऑब्सीडियन उधार लिया है। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि वह मजाक कर रहा था या नहीं। और जब उसने पूछा कि इन उत्कीर्णनों का क्या काम है, तो उसने उसे अजीब नज़रों से देखा और बताया कि ये तोपों को सुंदर दिखाने के लिए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस विषय में अत्यंत गंभीर थे। वह आदमी सबसे अधिक अद्यतन n0will-no-fire.net पर प्रकाशित होते हैं। वैसे भी तोपें सरल लेकिन अद्भुत जादू से मंत्रमुग्ध थीं।
वे आत्मा के सार को अवशोषित कर उसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर तोप के गोलों को विनाशकारी शक्ति से आगे बढ़ा सकती थीं। प्रक्षेपास्त्र स्वयं भी सार से आवेशित थे, इस प्रकार वे उच्च श्रेणी के दुर्लभ प्राणियों को भी घायल कर सकते थे। बेशक तोपों को चार्ज करते समय केवल सार की मात्रा ही मायने रखती थी, जिसका मतलब था कि उन्हें जागृत दल द्वारा संचालित किया जा सकता था, लेकिन तोप के गोले डालते समय सार की गुणवत्ता ही मायने रखती थी। इसलिए अगर नाइट गार्डन को भ्रष्ट या उससे ऊपर के रैंक के घृणित जीवों का सामना करना पड़ता, तो गोलियों की गिनती सुनिश्चित करने के लिए तोपखाने दल का प्रभारी एक मास्टर होना जरूरी था, या इससे भी बेहतर एक संत। दुर्भाग्य से रात्रि उद्यान के पारलौकिक रक्षकों के पास तोपों में अपने सार से ईंधन भरने के अलावा और भी बेहतर काम थे, और इस अभियान में उन्हें जिन घृणित प्राणियों का सामना करना पड़ा वे अक्सर उच्च श्रेणी के थे। हालांकि छायाओं के स्वामी ने इसका भी एक उपाय सोच लिया था। समस्या का समाधान करने के लिए उसने तोपों को इस तरह डिजाइन किया कि वे न केवल जागृत लोगों से बल्कि आत्मा के टुकड़ों से भी सार ग्रहण कर सकें। और सौभाग्य से उसके पास उस समय सचमुच हजारों पारलौकिक आत्मा के टुकड़े थे, निस्संदेह बडन फॉरेस्ट की विजय से प्राप्त लूट के टुकड़े। ये आत्मा के टुकड़े नाइट गार्डन पर सवार सरकारी सैनिकों में बांट दिए गए थे, जिससे उनकी समग्र शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इन दिनों यहाँ शायद ही कोई जागृत या आरोही सैनिक बिना पूरी तरह संतृप्त कोर के होता था। बचे हुए टुकड़े तोप दल को सौंप दिए गए थे और उनका उपयोग तोप के गोलों में शक्तिशाली सार डालने के लिए किया जा रहा था। ... तोपों की गड़गड़ाहट के साथ चमकती धातु के विशाल गोले हवा में फैल गए और विशाल तंतुओं को चीरते हुए निकल गए। मांस के विशाल टुकड़े और तैलीय काले तरल की धारें हवा में भर गईं और उनमें से एक तंतु अपने ही भार से मुड़ गया और लहरों में वापस गिर गया। हालांकि स्टारबोर्ड तोपचियों का निशाना लक्ष्य से चूक गया और दूसरा टेंटेकल नाइट गार्डन के ऊपर उठता रहा। जब उसकी विशाल छाया जीवित जहाज पर पड़ी तो जेट ने गंभीर भाव से ऊपर देखा। ब्रेस! जैसे ही विशाल टेंटेकल गिरा, नाइट गार्डन के चारों ओर लिपट गया। झाग से चार और टेंटेकल उभरे। समुद्र! रात्रि उद्यान उस समय हिल गया जब विशालकाय तंबू आकाश से नीचे गिरा और उसे अपने चारों ओर लपेट लिया। जीवित जहाज के डेक को तूफानों के प्रकोप से बचाने वाली अदृश्य ढाल ने उसे ऊपरी ढांचों पर तबाही मचाने से रोका और ऊंचे मस्तूलों पर खुद को चोटिल होने से भी बचाया। हालांकि जहाज फिर भी एक भयानक आगोश में फंस गया और उसका पतवार अकल्पनीय दबाव से कराह उठा। उसका तंतु सिकुड़ गया, नाइट गार्डन को टुकड़ों में तोड़कर उसे लहरों के नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जेट ज्यादा चिंतित नहीं दिख रही थी। दक्षिणी क्षितिज की ओर देखते हुए, जहां समुद्र के ऊपर एक अजीब सी धुंध छा रही थी, उसने थोड़ा सा मुंह बनाया। तोपें फिर से लोड करो। भविष्यवाणी टीम, मुझे जल्द से जल्द मौसम का पूर्वानुमान चाहिए। दुष्स्वप्नों की श्रृंखला भविष्यवाणी की शक्तियों वाले जागृत लोगों के लिए एक आपदा साबित हुई थी और इसके बाद उनकी क्षमता बहुत कम हो गई थी। हालांकि उनके अभी भी अपने उपयोग थे और ऐसा लगता था कि कुछ पर दूसरों की तुलना में कम असर पड़ा था। रात होने वाली है। जेट की भौहें थोड़ी गहरी हो गईं। कितना निकट? उसके प्रश्न का उत्तर मौन से मिला। ... लेकिन जो लोग कम प्रभावित हुए थे वे भी सटीक नहीं थे। समुद्र उबल पड़ा जब उसमें से चार विशालकाय तंबू उठे और रात्रि उद्यान का ढांचा कराह उठा जब पांचवां तंबू उसके चारों ओर सिकुड़ गया। उपन्यास fire.net। जेट ने अपने होंठ भींच लिए। लगता है मुझे भी पानी से नफरत होने लगी है। उसी समय दो मानव आकृतियां जीवित जहाज के मुख्य डेक की ऊंचाई से पानी की ओर उड़ती हुई नीचे गिरीं। इस गिरावट से निस्संदेह ट्रांसेंडेंट रैंक से नीचे के किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती, लेकिन ये दोनों तो बस लहरों में गोता लगा गए। एक धड़कन के बाद दो विशाल छायाएं पानी के नीचे चली गईं और विशालकाय स्पर्शकों की ओर दौड़ पड़ीं। वे नेवे और ब्लिडवेव थे, जो रात के गिरे हुए घर के संत थे जिन्होंने अपना पारलौकिक रूप धारण कर लिया था। जेट ने अपनी परछाई को देखा। पहले तो उसे यकीन था कि उसमें कोई सूक्ष्म उपस्थिति छिपी है, लेकिन अब परछाई खाली लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु का अधिपति भी युद्ध में शामिल होने के लिए चला गया हो। वहां लहरों के नीचे वह बिना देखे अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता था। इसलिए जेट उस भयावहता की कल्पना करके सिहर उठा जो बहुत जल्द गहराई में घटित होने वाली थी। उसने दक्षिण की ओर देखा। वहां दूर धुंध छा रही थी। नाइट गार्डन के बहुत नीचे गहरे अंधेरे में सनी नेव की छाया में छिपी थी। उनके चारों ओर पानी उबल रहा था और नीचे के विशाल अंधेरे से काले तंतुओं के विशाल आकार किसी गहरे फूल के लंबे डंठलों की तरह उभर रहे थे, जो मुड़ते और लहराते हुए सतह की ओर बढ़ रहे थे। ब्लिडवेव ने एक विचित्र किलर वेल का रूप धारण कर लिया था। उसका विशाल शरीर पानी में खौफनाक क्रूरता के साथ घूम रहा था। उस विशाल शिकारी की विशाल नीली आंखें अचानक एक अशुभ लाल चमक से चमक उठीं। अगले ही पल उनके चारों ओर का समुद्र लाल रंग में रंग गया और रात के सबसे पुराने जीवित संत की भयावह उपस्थिति और भी भयावह हो गई। ब्लिडवेव का आकार भले ही विशाल था, लेकिन नेव उसे लगभग बौना बना रहा था। एक विशाल समुद्री सांप में तब्दील होकर वह एक अलग ही तंतु की ओर भयानक गति से दौड़ा।
बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वह सांप तेज था, बल्कि पानी ने उसे आगे निकलने दिया और उसकी चुनी हुई दिशा में बहने लगा, जिससे उसके जंगली हमले को सहारा मिला। अपने पारलौकिक रूप और अपने पहलू की प्रकृति के कारण नीव कभी कभी सनी को सर्प राजा की याद दिलाते थे। उनके रूपांतरणों में कई समानताएं थीं, लेकिन कुछ सूक्ष्म अंतर भी थे। सनी ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसने नीव को करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पारलौकिक रूप के भव्य तराजू दरअसल हिमनदों की बर्फ से बने थे। दरअसल उसे शक था कि नीव का पूरा पारलौकिक रूप मांस से नहीं, बल्कि परिवर्तित और सूक्ष्म रूप से नियंत्रित जल के विभिन्न आकारों से बना था। इसलिए एक तरह से वह भव्य समुद्री सांप कोई क्रूर जानवर नहीं था, बल्कि वह एक रहस्यमय जलीय राक्षस के रूप में एक हाइड्रोलिक मौत की मशीन थी। हालांकि इससे नेव कम डरावना नहीं हो गया। जैसे ही उसका मुंह खुला, तेज बर्फीले नुकीले दांतों की एक बाढ़ के साथ चमक रहा था। सनी ने अनुमान लगाया कि वे इतने गहरे थे कि उनके आगमन पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसने स्वयं को नेव के नीले रंग के तराजू से फिसलने दिया और फिर छाया लालटेन से छायाओं की एक धारा को बुलाया। अगले ही पल गोमेद और अंधेरे से बना एक विशालकाय सर्प अशांत जल के विशाल भंडार के नीचे दहाड़ता हुआ आया, जिससे समुद्र में लहरें उठने लगीं और वह उबलने लगा। उसका अंधकार में रूप आकार में नेव और ब्लडवेव दोनों से कहीं ज्यादा बड़ा था, और उसकी परछाई इतनी गहरी थी कि वह अथाह गहराई के प्रकाशहीन विस्तार से भी ज्यादा अंधेरी लग रही थी। और उस आकार में हड़कंप मच गया। जैसे ही सनी ने ओनिक्स सर्प के खोल में पानी के द्रव्यमान को चीर दिया, सोल सर्प उससे अलग हो गया और दूसरी तरफ भाग गया। स्टॉर्मसी के गहरे अंधेरे में ठंडी कृपा के साथ आगे बढ़ रहा था। हर जगह सांप। सनी को एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ जब उसने सरपेंट, नेव और ब्लडवेव ने उन विशालकाय तंतुओं में से एक को चीर डाला। इस सब की भयावह हिंसा समझ से परे थी। पानी उबल रहा था, तैलीय काले खून की नदियां उसकी गहराइयों में बह रही थीं, कटे हुए मांस के विचित्र टुकड़े धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहे थे, और विनाशकारी प्रघात तरंगें पानी में बह रही थीं, जिससे कहीं दूर ऊपर ऊंची लहरें उठ रही थीं। खैर, स्वाभाविक रूप से हिंसा भयावह थी। स्टॉर्म गॉड के 2 पारलौकिक वंशज और 2 सर्वोच्च टाइटन्स गहराई के अज्ञात आतंक पर हमला कर रहे थे। इससे बड़े पैमाने पर किसी आपदा की कल्पना करना मुश्किल था। हालांकि मुड़ते हुए तंतु इतने विशाल और कठोर थे कि उन्हें चीरना मुश्किल था। यहाँ तक कि सनी अपने विशाल खोल के साथ एक दो को भी नहीं काट सकता था, काटना तो दूर की बात थी। इसलिए उसने अपने लक्ष्य को चीर डाला, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और मांस के बड़े बड़े टुकड़े फाड़ डाले। जैसे ही काले रक्त ने उसके चारों ओर के पानी को धुंधला कर दिया, धीरे धीरे जेड मेंटल की अभेद्य बाधा को पिघला दिया। उसने महसूस किया कि स्पर्शक कमजोर हो गया है। लक्ष्य इतना नुकसान पहुंचाना था कि वह अपने ही भार से ढह जाए। अगर पर्याप्त मांसपेशी ऊतक फट गए और टुकड़े टुकड़े हो गए, तो गहराई का आतंक उस तंतु को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, और इसलिए उसे वापस अथाह गहराई में खींचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि इसमें समस्या ये थी कि लहराते मुड़ते हुए स्पर्शक पर एक ही स्थान पर लगातार हमला करना आसान नहीं था, और यदि वे सावधान नहीं थे तो वे उस चीज से फंस जाते और कुचल जाते जिसे वे चोट पहुंचाने वाले थे। हालांकि सनी, सरपेंट और सेंस ऑफ नाइट ठीक ठाक काम चला रहे थे। आखिरकार ये पहली बार नहीं था जब नाइट गार्डन पर इस खास आतंक का हमला हुआ था। वे इससे पहले भी कई बार लड़ चुके थे, और हर बार वे इसे पीछे धकेलने में कामयाब रहे थे। जीवित जहाज पर सवार सैनिकों ने उस भयानक गहराई में रहने वाले प्राणी को एक उपनाम भी दिया था, जिसे उन्होंने ओल्ड टॉम कहा था। सनी नामकरण के अर्थ के बारे में निश्चित नहीं थे। व्यक्तिगत रूप से वह निस्संदेह कुछ बेहतर नाम लेकर आ सकते थे, लेकिन यह वास्तव में मायने नहीं रखता था कि गहराई के भयानक निवासी को क्या कहा जाता था। आज सनी ओल्ड टॉम को वापस उसी गहराई में धकेलने से कहीं अधिक कुछ करना चाहती थी जहां से वह आई थी। जैसे ही चारों कटे हुए तंबू अंधेरे की गहराइयों में पीछे हटे, उसने एक धीमी गर्जना की, और फिर उनके पीछे पीछे रसातल में चला गया। नेव, ब्लडवेव और सरपेंट ने भी यही किया। जल्द ही उनके आसपास के ठंडे पानी के विशाल विस्तार से सारी रोशनी गायब हो गई, और वे खुद को घोर अंधकार में पाया। सतह पर वापस आकर चारों तंतु पानी में डूब गए और नजरों से ओझल हो गए। इस बीच पांचवां अभी भी नाइट गार्डन को अपनी भयानक आगोश में लेने के लिए छटपटा रहा था। हालांकि जिंदा जहाज टूटने को तैयार नहीं था, बल्कि जहां जहां विशालकाय तंतु उसके पतवार से लिपटा था, वहां बूढ़े टॉम का मांस उबलने लगा था, और तैलीय रक्त की धारें उस लकड़ी की सतह पर बह रही थीं, जिससे वह काली पड़ गई थी। लेकिन जल्द ही काले रक्त की परत नाइट गार्डन में भी समा गई, और उसने अपना मूल रंग पुनः प्राप्त कर लिया। कुछ देर तक ये विशाल संघर्ष चलता रहा, और फिर वह काला तंतु कांप उठा। उसने खुद को उस जीवित जहाज से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाइट गार्डन का पतवार उसे जाने नहीं दे रहा था। गति में एक भयानक परिवर्तन के साथ ऐसा प्रतीत हुआ कि पिछली स्थिति उलट गई है। प्राचीन जहाज को कुचलने की कोशिश करने के बजाय विशाल तंतु अब भागने के प्रयास में छटपटा रहा था। धीरे धीरे रहस्यमयी आतंक का घृणित मांस फट गया, और अंततः स्पर्शक लकड़ी के ढांचे से अलग हो गया, हालांकि पीछे मांस के विशाल टुकड़े छोड़े बिना नहीं।
नीचे की पूरी खाल उधेड़कर और मांस की एक परत उतारकर वह तंतु हवा में लहराया, जिससे समुद्र पर काला खून बरसने लगा। ऐंठते हुए वह फिर उफनती लहरों में सिमट गया और नजरों से ओझल हो गया। नाइट गार्डन के पतवार पर एक नया निशान जुड़ गया, जिसके विशाल तंतु के टुकड़े धीरे धीरे जीवित लकड़ी की सतह में धंसते जा रहे थे। वह प्राचीन जहाज बूढ़े टॉम के मांस को वैसे ही खा जाएगा जैसे उसने पहले अनगिनत दुष्वप्न जीवों का किया था, और इन पोषक तत्वों का उपयोग करके उस क्षति की भरपाई करेगा जो गहराई के आतंक ने उसे पहुंचाई थी। ये सच है कि ओल्ड टॉम द्वारा नाइट गार्डन के ढांचे पर छोड़े गए पिछले निशान धीरे धीरे ठीक हुए तथा अभी भी इसकी सतह को नुकसान पहुंचा रहे थे। उपन्यासfire.net। झागदार पानी से एक और तंतु पहले से ही ऊपर उठ रहा था, लेकिन इसके बावजूद जेट ने राहत भरी सांस ली। ओल्ड टॉम अनंत शहर की दौड़ में सबसे लगातार दावेदारों में से एक था। इस खतरनाक यात्रा के दौरान जिन अनगिनत घृणित प्राणियों से उनका सामना हुआ था, वे पहले ही नष्ट हो चुके थे, या तो मनुष्यों द्वारा मारे गए थे या साथ ही दुष्वप्न प्राणियों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। लेकिन ये कष्टदायक प्राणी एक अभिशाप की तरह नाइट गार्डन का पीछा करता रहा, समय समय पर गहराई से उस पर हमला करता रहा। उम्मीद है कि परछाइयों का स्वामी और रात के संत आज इसे नष्ट कर देंगे, या अगर नहीं तो कम से कम ये जानकारी तो जुटा ही लेंगे कि ओल्ड टॉम असल में क्या था। किसी ने भी उस भयानक जाल का स्रोत नहीं देखा था, क्योंकि वह बहुत गहराई में छिपा था। हालांकि जेट को उस गहराई के डर की चिंता नहीं थी। धुंध आ रही है, चुपचाप गालियां देते हुए उसने दक्षिण की ओर देखा। वहां भयावह धुंध पहले ही भूतिया धुंध की एक लुढ़कती दीवार में बदल चुकी थी। ठंडी हवाओं ने अचानक नाइट गार्डन पर हमला बोल दिया और धुंध की दीवार पानी की सतह पर फैल गई, धीरे धीरे दुनिया को निगलती चली गई। जेट ने तनाव भरे भाव से इसका अध्ययन किया और रूनिक हॉल में मौजूद अन्य सभी लोगों ने भी ऐसा ही किया। बहुत नीचे मुख्य डेक पर तोपों पर हमला कर रहे सैनिक भी रुक गए और पीले चेहरों से आती हुई धुंध को देखते रहे। क्या यह आएगा? मानो जेट के प्रश्न का उत्तर देने के लिए धुंध में एक विशाल छाया घूमी। रात्रिकालीन उद्यान में एक मृत सन्नाटा छा गया तथा सभी लोग सतर्क भाव से दक्षिण की ओर देखने लगे। तभी कोहरे में एक भयानक जहाज का साया धीरे धीरे दिखाई दिया। हालांकि यह नाइट गार्डन जितना विशालकाय तो नहीं था, फिर भी यह विशाल था, समुद्र के ऊपर सड़ी हुई लकड़ी से बने किसी किले की तरह ऊंचा। इसके फटे हुए पाल भूतिया हवाओं में धीरे धीरे हिल रहे थे और इसके टूटे वीरान डेक से एक भयानक चमक निकल रही थी। जहाज लगभग पारदर्शी लग रहा था, मानो वह एक ही समय पर वहां था भी और नहीं भी। वह धुंध की लुढ़कती दीवार के किनारे पर हिल रहा था, मानो वही उसे रास्ता दिखा रहा हो। डचमैन, ये डचमैन है। तभी छोटे जहाजों की भूतिया आकृतियां कोहरे के पर्दे से प्रकट हुईं, जो उन्हीं अलौकिक हवाओं द्वारा खींची जा रही थीं जो डचमैन को ले जा रही थीं। सैनिकों ने भूतिया बेड़े के प्रमुख जहाज का यही नाम रखा था। जेट को ये पता नहीं था कि डार्क टाइम्स से पहले की एक पुरानी कहानी का स्टॉर्मसी के घृणित दुष्वप्न प्राणियों से क्या संबंध है, लेकिन उपनाम उसके दिमाग में अटक गया। दिव्यदर्शी, आधे घंटे में रात हो जाएगी, मैडम। जेट ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। आधा घंटा, है ना? आधा घंटा बहुत लंबा समय था। स्टारबोर्ड की तोपों को बंदरगाह की ओर ले जाओ। जागृत सैनिकों को डेक के नीचे खींचो। सभी आरोही अधिकारियों को युद्ध क्षेत्र में भेज दो। हमारे पास जो भी इको है उसे बुलाओ। एथ, पुल तुम्हारा है, तुम्हें पता है कि क्या करना है। एथ ने उसे चिंतित दृष्टि से देखा, फिर थोड़ा झुक गया। हाँ लेडी जेट। जेट ने कुछ बार पलकें झपकाईं। उद्धरण ... ठीक है, अब मैं एक महिला हूँ। टेढ़ी मुस्कान के साथ उसने अपनी बाहें सिर के ऊपर उठाईं और बिल्ली की तरह खींच गईं। फिर एक लंबी आह भरी और मिस्ट ब्लेड को बुलाया। उसे युद्ध की दरांती का आकार देते हुए जेट ने एक कदम आगे बढ़ाया और खुद धुंध की एक धारा में बदल गई। मेनमास्ट पैगोडा की ऊंचाई से उतरते हुए वह नाइट गार्डन के मुख्य डेक के विशाल हिस्से को पार करती हुई उसके किनारे तक पहुंच गई। वहां जागृत सैनिक पहले से ही तेजी से पीछे हट रहे थे, जबकि आरोही भारी तोपों को जगह में धकेलते हुए शाप दे रहे थे। ऊपर की ओर बहते हुए जेट एक बड़ी तोप के ऊपर अपने भौतिक रूप में लौट आई, जो उसकी लंबी ऑब्सीडियन बैरल के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। पानी झागदार होकर उसके नीचे तक उछल रहा था। दरांती कंधे पर रखकर जेट ने दक्षिण की ओर डचमैन की भयावह आकृति को देखा। कुछ क्षण बाद उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह जानती थी कि कोई या कुछ उसे देख रहा है। उसने हल्की मुस्कान के साथ हाथ उठाया और डचमैन के कप्तान को उंगली से इशारा करके अपने पास आने का निमंत्रण दिया। अगले ही क्षण भूतिया बेड़े के पाल फूल गए और दर्जनों सड़ते हुए जहाज धुंध की दीवार को चीरते हुए लहरों के पार नाइट गार्डन की ओर उड़ चले। आओ आओ तुम्हारे कमीने, वैसे भी मुझे भूख लगी थी। जेट अपनी आंखें बंद करके भी भूतिया बेड़े के आगे बढ़ने का अंदाजा लगा सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही डचमैन के कप्तान ने अपने भूतिया बेड़े को आगे बढ़ने का आदेश दिया, हवाएं गायब हो गईं और दुनिया मानो सन्नाटे में डूब गई।
रात्रि उद्यान के चारों ओर पानी गहराई में हो रहे भीषण युद्ध के कारण बेचैन था, लेकिन दूर ये स्थिर और कांच की तरह हो गया था, जो एक विशाल दर्पण की तरह असीम आकाश को प्रतिबिंबित कर रहा था। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी धुंध की दीवार दक्षिण से आगे बढ़ती जा रही थी, धीरे धीरे दुनिया को निगलती जा रही थी। भूतिया जहाजों के पाल फूल रहे थे और अलौकिक जहाज गतिहीन समुद्र की शांत सतह पर आगे की ओर उड़ रहे थे। ओल्ड टॉम के तंबू नाइट गार्डन के एक ओर पानी से ऊपर उठे, जबकि दूसरी ओर से प्रेत बेड़े ने तेजी से दूरी कम कर दी। धुंधले चमकते डेक पर भूतिया आग जल रही थी। जेट ने मुंह बनाया। उन्हें बस उसी समय हमला करना था, लानत है। लेकिन फिर हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया हो। आखिरकार शाश्वत नगर की दौड़ अब समाप्त होने वाली थी। वे अंतिम रेखा तक पहुंचने से बस 1-2 दिन दूर थे। अनेक दावेदार रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे और केवल सबसे ताकतवर ही बचे थे। ओल्ड टॉम, डचमैन और नाइट गार्डन उनमें से थे। आज उनके पास प्रतियोगिता को खत्म करने का आखिरी मौका था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि गहराइयों का आतंक और डचमैन पर नियंत्रण रखने वाले अस्पष्ट प्रेत ने हमला करने का फैसला किया। ईमानदारी से कहें तो यदि जेट के पास इन शत्रुओं में से किसी पर भी नज़र रखने का कोई विश्वसनीय तरीका होता, तो वह स्वयं ही उनका शिकार करने के लिए प्रेरित होती। उसने और लॉर्ड ऑफ शैडोज ने पहले ही इस तरह से कुछ प्रतिद्वंद्वी दावेदारों को खत्म कर दिया था, जिससे स्टॉर्मसी का पानी खून से लाल हो गया था। आग एथा का आदेश तोप दल को भेज दिया गया और आरोही ने महान घेराबंदी हथियारों के जादू को सक्रिय कर दिया। जेट ने एक कदम पीछे हटकर खुद को संभाला, क्योंकि उसके नीचे रखा ऑब्सीडियन बैरल कांप उठा और गर्जना होने लगी, जिससे चमकदार लोहे का एक विशाल गोला भयंकर गति से आगे की ओर उड़ने लगा। छायाओं के देवता की जादूगरी से उत्पन्न शक्ति इतनी भयानक थी कि सैकड़ों टन वजन वाली विशाल तोप कुछ मीटर पीछे लुढ़क गई। यदि काली जंजीरों ने उसे अपनी जगह पर न रखा होता तो वह और भी आगे लुढ़क जाती। जेट ने आसानी से उस पर अपना संतुलन बनाए रखा और आकाश में चमकते तोप के गोलों को तेजी से दौड़ते देखा। 24 तोपों की एक के बाद एक तेज गर्जना बहरा कर देने वाली और हिंसक थी, लेकिन उसने इसके ध्वनि आघात को भी सहन किया। यह उसके कानों के लिए संगीत की तरह था। हवा के एक शक्तिशाली झोंके ने उसके काले काले बालों को नाचने पर मजबूर कर दिया और उसकी बर्फीली आंखें विनाशकारी सलावों की अराजकता के बीच ठंडी नीली रोशनी से चमक उठीं। कुछ ही पल बाद तोप के गोले आकाशीय जहाजों पर गिरे। कुछ तो अपने निशाने से चूक गए, समुद्र में गिर गए और झागदार पानी के ऊंचे ऊंचे गुबार हवा में उड़ा दिए, लेकिन बाकी का निशाना सही था। जेट के पीले चेहरे पर एक गहरी मुस्कान छा गई। कम से कम 1 दर्जन भूतिया जहाजों को गंभीर क्षति पहुंची, उनमें से कुछ तो भयावह क्षणिक प्रकाश के प्रभामंडल में विलीन हो गए, मानो जादुई बमबारी की हिंसक शक्ति से वे नष्ट हो गए हों। दुर्भाग्य से रेथ आर्मडा एक कपटी दुश्मन था। जहाज और उनमें रहने वाले खूनी भूत दोनों ही भूतिया प्रकृति के थे, इसलिए केवल वे हमले ही उन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे जो अमूर्त चीज़ों को निशाना बनाते थे। दीप्तिमान तोप के गोलों द्वारा वहन की जाने वाली विनाशकारी भौतिक शक्ति बेचैन आत्माओं के भयानक बेड़े पर व्यर्थ हो जाती थी। हालांकि तोप के गोलों में जो आत्मा का सार भरा गया था, वह अभी भी स्पेक्ट्रल जहाजों में कहर बरपा सकता था, भले ही नुकसान उतना विनाशकारी न हो जितना हो सकता था। कई जहाज़ों को खदेड़ दिया गया तथा कई अन्य की गति धीमी हो गई तथा बमबारी से उन्हें क्षति पहुंची। तोपें पुनः लोड करो। जेट ने रेथ आर्मडा की गति और सबसे तेज जहाज और नाइट गार्डन के बीच की शेष दूरी का आकलन किया। तोपें शक्तिशाली थीं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से भरने में समय लगा और विशाल बैरलों में नए तोप के गोले भरने की श्रमसाध्य प्रक्रिया की तो बात ही छोड़िए। दूसरे हमले का समय नहीं था। डचमैन का भयानक रूप बेड़े के पीछे धुंध में मडरा रहा था, आगे बढ़ते जहाजों के ऊपर एक भारी भरकम जानवर की तरह ऊंचा उठ रहा था और करीब आ रहा था। जेट को ये भी नहीं पता था कि जिन जहाजों पर बमबारी की गई थी वे सचमुच गायब हो गए थे या बस अपने स्रोत पर लौट आए थे और बाद में उन्हें फिर से बुलाया जाएगा। नाइट गार्डन ने कुछ बार दूर से रेथ आर्मडा को देखा था और एक बार उससे भिड़ भी गया था, लेकिन उस समय डचमैन अपनी सेना को पूरी तरह से युद्ध में झोंकने के लिए तैयार नहीं था। शायद उसका मालिक नाइट गार्डन के मृत कप्तान और उस भूतिया सम्राट से, जिसे वह अपने जहाज पर ठहरा रही थी, सावधान था, क्योंकि उसे उनके बीच एक विकृत रिश्तेदारी नजर आ रही थी। या शायद उसे परेशान होने की कोई वजह ही नहीं दिखी। लेकिन अब प्रेत सेना पूरी ताकत के साथ जीवित जहाज पर उतर रही थी। मेरे जहाज पर चढ़ना चाहते हो, है ना? जेट ने धीरे से सांस छोड़ी, फिर अपनी युद्ध दरांती पर पकड़ बदल दी। एक क्षण बाद वह आगे झुकी और उसने उसे इतनी ताकत से उड़ा दिया कि उसके नीचे खड़ी विशाल तोप भी उतनी ही ताकत से उसे उड़ा ले गई। उसी समय वह धुंध की एक धारा में बदल गई और बर्फीले ब्लेड के चारों ओर लिपट गई तथा उसे आकाश में आगे बढ़ते हुए बेड़े की ओर ले गई। उसका उद्देश्य सच्चा था। युद्ध की दरांती ने आगे वाले जहाज के भूतिया डेक को चीर दिया, जिससे पूरे जहाज की चमक फीकी पड़ गई। जेट ने अपना मानव रूप धारण किया और सड़ी हुई लकड़ी पर कदम रखा और अपना हाथ मिस्ट ब्लेड के कांपते हुए शाफ्ट पर रख दिया। क्या मैं आपकी बस में बैठ जाऊं? उसके चारों ओर क्षणभंगुर चमक से अलौकिक आकृतियां उभर रही थीं,
मृत नाविकों की भयावह आकृतियां जो अभी भी अपने डूबे हुए जहाज से बंधी हुई थीं, जिन्हें कोई शांति या सांत्वना नहीं मिल रही थी। उन्हें भूख से व्याकुल होकर देखते हुए जेट मुस्कुराया। डचमैन ने बेचैन आत्माओं के एक बेड़े का नेतृत्व किया। नए अध्याय novelfire.net पर प्रकाशित होते हैं। और अब उसने उन्हें सोल रीपर तक पहुंचा दिया था।